ओवैसी को कोई टक्कर दे सकते हैं तो महादेवी जी दे सकती है। बहुत अच्छी कैंडिडेट को भारतीय जनता पार्टी ने दिया है और बहुत अच्छी टक्कर है। आज ओवैसी को ये डर लग गया है कि मैं हारने वाला हूँ। पुराने शहर का जो मुसलमान है, इनकी जो असलियत है वो जान चुका है कि भाई ये असली मुसलमान है, ये तो डुप्लीकेट मुसलमान है। जो मुसलमानों के वोट बैंक को बताकर, बीजेपी का चेहरा बताकर, मोदी योगी का चेहरा बताकर डरा रहे मुसलमानों को। कहीं पर भी बोकसिंग नहीं होती है तो ओवैसी का हारना तय है। हैदराबाद लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी 1984 से इस सीट पर ओवैसी परिवार का दबदबा रहा है। पहले सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी जो कि ओवैसी के पिता है, और उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी लगातार इस सीट से एमपी रहे हैं। इस बार बीजेपी ने इस सीट से माधवीलता को मैदान में जरूर उतारा है, लेकिन इस लोकसभा सीट पर 7 असेंबली सेगमेंट्स आते हैं, जिसमें एक है गोशा महल। और गोशा महल यानी असदुद्दीन ओवैसी का जो गढ़ है, उस गढ़ में अगर किसी ने सेंधमारी की है तो वो है राजा सिंह। बीजेपी के एमएलए जो इस वक्त टाइम्स नाउ नव भारत के साथ जुड़ रहे हैं। सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस। क्योंकि आप गौशाला में है तो शुरुआत जो है बीफ वाले सवाल से ही करेंगे। बीफ शॉप जिंदाबाद, काटते रहो जैसी बातें ओवैसी के कैंपेन में सुनाई दे रही है, क्या कहेंगे आप? देखिए, जब चुनाव आता है तो ओवैसी और ओवैसी के जितने भी जो फॉलोअर है भड़काने का प्रयत्न करते हैं। हमने देखा है चुनाव प्रचार में जिस प्रकार से असदुद्दीन ओवैसी प्रचार करते करते, गली गली घूमते घूमते एक बीफ शॉप के सामने खड़े होकर बीफ जिंदाबाद का स्लोगन लगाता है। तो मैं ओवैसी को यही कहना चाहूंगा कि हर बार चुनाव में बीफ को तुम लेकर आकर खड़ा कर देते हो। कुछ सभाओं में तो इनके छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी और इन्होंने भी कहा कि भाई हम तो बीफ मांस खाते हैं और बहुत स्वादिष्ट है, आप लोग भी खा कर देखिए। उस प्रकार से भी उनकी बयानबाजी रही है। तो वो समय पर भी हमने एक ही बात कही है कि धर्म की राजनीति छोड़ दो, विकास की राजनीति करो। तुमने इतने सालों से पुराने शहर को कितना डेवलप किया है, उस विषय पे बात करो, वो पब्लिक में बताओ। लेकिन आप वो नहीं बताएंगे, आप बीफ जिंदाबाद बोलेंगे और बीफ के टेस्ट की बात बोलेंगे। हमने वो समय पर काउंटर दिया था कि भाई जब आप बीफ का मांस खाकर टेस्ट बता सकते हो तो एक बार सुअर का मांस भी खाकर टेस्ट बता दो। आज हम गाय को अपनी माँ कहते हैं, गाय के लिए जी सकते हैं, उसकी रक्षा के लिए मर भी सकते हैं। उतना हिंदू धर्म में गाय को महत्व दिया गया, गौ माता को। और आज पुराने शहर में आप ही के सदारत में जहां जहां देखो वहां पर बीफ शॉप आप लगवा कर हिंदुओं को भड़काने का और मुसलमान के वोट प्राप्त करने का एक घटिया सा उन्होंने एक प्रयत्न किया है। हैदराबाद लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में गोशा महल में जो सेंधमारी आपने की ओवैसी के गढ़ में, क्या आपको लगता है कि इस बार का जो हैदराबाद का मुकाबला है वो काफी दिलचस्प है? किस तरह से देखते हैं आप ये मुकाबला? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत ही अच्छी महिला को दिया है कि अगर ओवैसी को कोई टक्कर दे सकते हैं तो महादेवी जी दे सकती है। बहुत अच्छी कैंडिडेट को भारतीय जनता पार्टी ने दिया है और बहुत अच्छी टक्कर है। क्योंकि आज ओवैसी डर के मारे, जितने जो ओवैसी के जो ऑपोजिशन पार्टियां थी, जैसे एक एमबीटी पार्टी थी जो उनकी कट्टर दुश्मन माने जाने वाली पार्टी को भी उन्होंने अपने साथ मिला लिया और उनके जितने नेताएं थे उनको मजबूर कर दिया कि वो ओवैसी के समर्थन में स्टेटमेंट दे। उस प्रकार से ओवैसी ने जितने लोगों को था जो इनके विरोध में थे, सभी लोगों को उनके फेवर में कर लिया। क्यों? क्योंकि आज ओवैसी को ये डर लग गया है कि मैं हारने वाला हूँ। क्यों हारने वाला हूँ? उसका 2 रीजन है। एक तो पुराने शहर का जो मुसलमान है, इनकी जो असलियत है वो जान चुका है कि भाई ये असली मुसलमान है, ये तो डुप्लीकेट मुसलमान है। जो मुसलमानों के वोट बैंक को बताकर, बीजेपी का चेहरा बताकर, मोदी योगी का चेहरा बताकर डरा रहे मुसलमानों को, और डराकर सिर्फ वोट बैंक ले रहे, ये मुसलमानों को पता चल गया। क्योंकि इन्होंने और इनके बाप ने तो कभी पुराने शहर का विकास किया नहीं, वो एक एंगल है। दूसरा, बीजेपी बहुत स्ट्रांग हो चुकी है पुराने शहर में। जैसे आज बीजेपी ने महिलाओं की इज्जत बचाया है त्रिपुल तलाक लाकर, तो महिलाएं भी सोच रही है, मुसलमान भी सोच रहा है कि भाई हम बीजेपी को वोट डालेंगे।
तो ओवैसी ने सर्वे करवाया, क्योंकि ओवैसी को जब ओवैसी इनके यानी पुराने शहर में सर्वे कराने में ओवैसी को लॉस आ रहा है, तो सभी चीज देखकर उस प्रकार से कि भाई बीजेपी स्ट्रांग कैंडिडेट है तो मैं हार सकता हूं बोल के ये एक उस प्रकार से वो कार्य कर रहा है। क्या आपको लगता है कि माधवीलता इस बार ओवैसी का किला ढा रही है? बिल्कुल ढा सकते हैं महादेवी जी, क्योंकि अभी हर बूथ में काम अच्छा चल रहा है। लगभग 5 लाख वोटरों को 2 पार्लियामेंट क्षेत्र में यानी 15 विधानसभा में डिलीशन किया गया है। तो अगर कहीं पर भी बोकसिंग नहीं होती है तो ओवैसी का हारना तय है। लेकिन हैदराबाद जो शहर है, यहाँ पर माइनॉरिटी तो मेजोरिटी में है, फिर आपको कैसे लगता है कि किसी तरह की चुनौती नहीं रहेगी? बिल्कुल सत्य कहा है कि माइनॉरिटी मेजोरिटी में ही है, और अभी जो हमारा जो प्रयास है कि हर बूथ में जो गैर हिंदू है उनको भी हम हमारे समर्थन में वोट करवाए, और हिंदू है उनको भी हमारे हम समर्थन में वोट करवाए। मैं समझता हूँ इस बार तो अच्छी कांटे की टक्कर रहेगी पुराने शहर में। ओवैसी का ये भी कहना है कि हफ्ते भर में जो है 6 दिन यहाँ पर जनता दरबार लगता है इनके दारुसलाम में, इनके स्कूल्स है, कॉलेजेस है, हॉस्पिटल्स है, जहाँ पर लोगों की जो है बेझिझक मदद की जाती है। तो क्या आपको नहीं लगता कि ये सेंटिमेंट इनके समर्थन में काम करेगा? बिल्कुल, ये सिर्फ शोपुटअप करते हैं, घंटा 2 घंटे बैठकर कि भाई सारे के सारे विधायक, सारे के सारे पार्षद आइए दारुसलाम में बैठिए और पब्लिक आएगी मिलेगी। भाई अभी तक आप लोगों ने कितने लोगों का विकास किया है, कितना डेवलपमेंट किया है, ये बताइए। आज जनता पूछ रही है तुम्हें, जनता मांग रही है कि तुमने क्या किया है बताओ। अगर आप लोग सही तरीके से अगर जनता में काम अगर किए हो, जैसे आप बता रहे हो कि हमारे लोग बैठकर सेवा करते हैं, तो फिर इतना क्यों गली गली भाग रहे हो? कोई चुनाव में उतना टेंशन ओवैसी ने नहीं लिया जो इस चुनाव में ओवैसी टेंशन ले रहा है, क्योंकि वो हारते दिख रहा है वो कि भाई मुझे नुकसान हो सकता है, वो भय है उसमें, इसलिए वो कह रहा है कि हम ये सेवा कर रहे हैं, वो सब कुछ नहीं। हॉस्पिटल के नाम पर भी इन्होंने बिजनेस किया है, कॉलेजेस के नाम पर भी इन्होंने सिर्फ बिजनेस ही किया है। बोगस वोटर्स भी कट गए इस बार तो? बिल्कुल बोकस वोट कटे हैं। अगर बोकसिंग नहीं होती है तो 100% बीजेपी पक्का जीत रही है। एक सवाल ये हमेशा पूछना चाह रही थी इनफैक्ट मैं कि क्या राजा सिंह जो है वो पुलिस या गुंडों से नहीं डरते हैं? बिकॉज रामनवमी में इजाजत ना मिले फिर भी रामनवमी का जो है जुलूस निकाला जाता है। आधी रात कहीं पर अगर गायों की तस्करी हो रही हो तो पुलिस को चुनौती देकर वहां पहुंच जाते हैं। देखिए, पुलिस से हम क्यों डरे? क्योंकि आज तक हमारी जिंदगी में हम कोई गलत काम करे नहीं, और हम गुंडों के बाप हैं, क्योंकि जहां पर गुंडागर्दी होती थी वहां जाकर हमने गुंडों का खात्मा किया। जो जिस भाषा में समझते थे हमने उनको उनकी भाषा में समझाया, इसलिए हमारे क्षेत्र में गुंडाइज्म समाप्त है। और रही पुलिस की बात, पुलिस चाहे वो यानी इससे पहले जब कांग्रेस थी, जब मैं नगर निगम पार्षद था, तब हम नहीं डरे। हमें कईयों केसेस डालकर जेल में डाला गया वो समय पर भी, तब नहीं डरे। बीआरएस की गवर्नमेंट आई तब नहीं डरे, तभी भी हमारे ऊपर पीडीआर डाल के भी जेल में डाला गया, तब नहीं डरे। तो अभी फिर कांग्रेस है, कांग्रेस का चेहरा तो हमें पता है, ये तो हिंदू विरोधी कांग्रेस है, हिंदुओं पर अत्याचार होगा, मेरे ऊपर ज्यादा ही टारगेट रहेगा। इस बार रामनवमी में देखिए लिखित रूप में हमें परमिशन कैंसिल बोल के दिया गया, तो क्या अगर ये लोग एक पेपर हमारे पास भिजा दे के कैंसिल परमिशन, तो क्या हम रुकेंगे? यानी पिछले साल से इस साल ज्यादा रामनवमी शोभा यात्रा में राम भक्त भाग लिए। किसी में दम नहीं है कि हमारी शोभा यात्रा को रोक सके, और किसी में दम नहीं है कि हमारी शोभा यात्रा में कोई पत्थर मार सके। राजा सिंह जी, क्योंकि आपने कांग्रेस की बात कही, तो एक वीडियो तो आपका भी वायरल हुआ था जहां पर आप चुपके से जो है रेवंत रेड्डी के हाथ मिलाते हुए, कोई अंडरस्टैंडिंग? देखिए, हमारी कोई अंडरस्टैंडिंग कांग्रेसियों से रही और ना ही आगे रहेगी। रेवंत रेड्डी जी भी पुराने टीडीपी के हैं, और हमारी भी पॉलिटिकल शुरुआत टीडीपी से हुई है, और उनका हमारा पुराना एक दोस्ताना है। तो इसलिए रेवंत रेड्डी जी पहले से हमें जानते थे, पहचानते थे, और हम एक ही पार्टी के हैं। वो सिलसिले में उन्होंने हमसे हाथ मिलाया है। वैसे सिर्फ हम ही नहीं, विधानसभा में दूसरे पार्टी के लोग भी उनसे जाकर मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, चाय भी पीते हैं, चाहे वो बीआरएस हो या एमआईएम हो या बीजेपी हो। वो बहुत ही कॉमन सी बात है वो। लेकिन कई बार जो है ये कहने को भी आया कि जैसे ओवैसी उनको आरएसएस अन्ना कहते हैं,
ओवैसी का कहना है कि बीजेपी, कांग्रेस और टीआरएस मिले हुए हैं। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस और ओवैसी मिले हुए हैं। तो ये प्लान बी का जो सिलसिला लगातार चल रहा है कि ये इसके साथ मिला हुआ है, इसका एक्चुअल फैक्टर क्या है? देखिए, ओवैसी जो बंधु है आज कह रहे कि रेवंत रेड्डी आरएसएस का आदमी है, आरएसएस अन्ना है। तो मैं आज ओवैसी को पूछना चाहता हूं कि भैया चुनाव चल रहे हैं तो तुम्हारे पार्टी का एमएलसी किशन रेड्डी जो हमारे केंद्रीय मंत्री है उनके पार्लियामेंट क्षेत्र में कांग्रेस का प्रचार क्यों कर रहा है? बहुत सारे क्षेत्र में आपके नगर निगम पार्षद कांग्रेस का प्रचार क्यों कर रहे हैं? यानी कल तक जो तुम्हारे डैडी थे केसीआर, तुरंत तुमने अपना डैडी बदल दिया, रेवंत रेड्डी को तुमने तुम्हारा बाप बनवा लिया। ये इनकी जो आदत रही है ना, ये पहली बार नहीं है। जब भी जिसकी सरकार तेलंगाना में बनती है उसके पैर पकड़ के ये लोग गुलामी करने वाले ये दोनों भाई है। ये जैसे अगर इनका इतिहास उठा कर देखें तो जब आंध्र प्रदेश था, तेलंगाना अलग नहीं हुआ था, तब इन्होंने वाईएस राजशेखर रेड्डी के पैर पकड़े, उसके बाद में नायडू साहब के पैर पकड़े, उसके बाद में केसीआर साहब के पैर पकड़े, अब रेवंत रेड्डी के पैर पकड़े। अगर भविष्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार तेलंगाना में बनेगी तो ये हमारा पैर भी पकड़ने के लिए आएंगे, लेकिन हम इनको पैर पकड़ने नहीं देंगे। इन दोनों भाई चूहों को जहां भी जाना है, किस जेल में भी जाना है, हम वहां पर इनको भेजेंगे। लेकिन ये तो कह रहे हैं कि कौन जाने जेल में भेजकर हमें कब और कहां कौन सी मौत दे दे। इन दोनों भाइयों को अभी डर भी लग चुका है कि जिस प्रकार से पूरा माफिया का खात्मा हो चुका है उत्तर प्रदेश में, बाबा जी ने कर दिया है, वैसे ही हमारा खात्मा ना हो जाए। भाई अगर कोई व्यक्ति गलती करता है तो उसको एक भय होता है कि हाँ, हमने इतने सालों तक पब्लिक को बेवकूफ़ बनाया, इतने सालों तक हमने सरकारी लैंड को बेच दिया, इतने सालों तक हमने हिंदू और मुसलमान करके बहुत सारा पैसा कमाया। तो इन दोनों भाइयों को डर है। और ठीक है, तुम्हें जहर देंगे या गोली मारेंगे वो तो सब बात की बात है, लेकिन अभी इनके डर से ये पता चल रहा है कि बीजेपी की सरकार यहाँ पर बन रही है, इनको ये एहसास हो चुका है।